टीचिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने वो जॉब छोड़कर टीचिंग फील्ड में चला आया, और तब से लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। और 2014 से 2013 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। 2013 में मैंने कंपनीज ज्वाइन की, और उसके बाद 2014 तक किया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 सालों तक मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया। तब से मतलब समझो कि मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ और टीचिंग में ही रचा बसा हूँ। आई होप सो कि आपके साथ भी मेरी जर्नी अच्छी होगी। बट इफ यू फील एनी फीडबैक, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई फीडबैक आपका हो, तो आप मुझे दे सकते हो। बिकॉज हर इंसान जब तक वो पढ़ाता है, कोई भी इंसान, या जब तक आप पढ़ रहे हैं, टीचिंग इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। हमेशा इंसान सीखता रहता है, समझता रहता है। तो इट्स ऑल्सो लर्निंग फॉर यू एंड फॉर लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। तो अगर आपको किसी भी स्टेप्स पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, या आपको लगे कि सर कुछ ऐसे ना कराकर कुछ ऐसे कराते तो शायद ज्यादा बढ़िया होता, तो आप बेबाकी के साथ मुझे बोल सकते हो। योर पॉजिटिव सजेशन विल बी ऑलवेज एक्सेप्टेड फॉर मी, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी आप में से कुछ लोगों को तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। बाकी पढ़ाते पढ़ाते बैचेस आएंगे, तो आई थिंक आप में इससे ज्यादा स्टूडेंट है नहीं। आई थिंक 26 स्टूडेंट है यहाँ पर, तो मैं आपका नाम जान ही जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर और कैपिलरिटी। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये तो पर्टिकुलरली बुकिश लैंग्वेज का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट को अगर आप थीटा लीजिए, तो थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन सॉलिड टेंजेंट। अब ये क्या होता है सॉलिड टेंजेंट, मैं बताता हूँ। टेंजेंट तो आप समझते होंगे, मैथ के स्टूडेंट है। एंड लिक्विड टेंजेंट। क्या बेटा, सॉलिड टेंजेंट और क्या है लिक्विड टेंजेंट। उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये जो टेंजेंट ड्रॉ करना है मेरे को, ये करना है एट द कांटेक्ट पॉइंट। यानी हमको किस पे ड्रॉ करना है, कांटेक्ट पॉइंट पर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एट द कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट पर हमको ये टेंजेंट ड्रॉ करना है। और किधर ड्रॉ करना है ये टेंजेंट, टुवर्ड्स द लिक्विड। लिक्विड के साइड ये टेंजेंट ड्रॉ करना है, टुवर्ड्स द लिक्विड। क्लियर है बेटा, यहां तक तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। टुवर्ड द लिक्विड हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। मैं एक ग्लास ट्यूब ले रहा हूं, यानी एक ग्लास है मेरे पास, और इस ग्लास ट्यूब में मैं क्या रख रहा हूं, वाटर रख रहा हूं, इम्प्योर वाटर। तो वाटर की सरफेस जो कुछ ऐसी हो जाती है, सॉरी 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 गलत हो गया। देखिए, मैं इस पे वाटर रख रहा हूं, तो ये वाटर की सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी। इसमें मैंने क्या डाला है, ग्लास ट्यूब में इम्प्योर वाटर डाला है। तो जैसे मैंने इस पे इम्प्योर वाटर डाला है, तो उसकी लेयर कुछ ऐसी हो जाएगी। यानी इसको हम क्या डाला आपने, इम्प्योर वाटर। सिमिलरली, मैं समझाता हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अब एकदम बिल्कुल इत्मीनान से समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को बताइएगा, अभी तो मैं आ रहा हूं उस पर। तो यहां पर मान लीजिए कि मैंने क्या रखा है बेटा, मरकरी रखा है। ये क्या है बेटा, मरकरी। तो अगर किसी ग्लास ट्यूब में आप मरकरी रखते हो, तब वो लेयर कुछ ऐसे बन जाती है, यानी ऐसे। ठीक है, क्लियर है बात। यानी यहां पर अगर आप ऊपर से कोई देखेगा, इसको बोलते हैं, ये जो लेयर बनती है ना, ये लेयर जो बन रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। यानी जो लिक्विड पर लेयर बन रही है ना, इस लेयर को हम बोलते हैं मिनिस्कस। लिक्विड की लेयर है, लेकिन वो लेयर कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा। यानी अगर इसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास विल बी, वो लिक्विड की लेयर ऐसे शेप की हो जाएगी, इम्प्योर वाटर। अगर आप मरकरी रखोगे तो कुछ ऐसे शेप की। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। आप कोई और लिक्विड भी ले सकते हो, हर लिक्विड के साथ वो लेयर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेयर को जो बोलता हूँ, ये लेयर बन रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मिनिस्कस। तो अगर ऊपर से आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कैसी दिखाई दे रही है, अपवर्ड से आपको देखना है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, कनकेव शेप का। ऐसे ही ना था कनकेव, स्पून को आप ऐसे रखोगे तो कनकेव है, स्पून को आप ऐसे रखोगे तो कन्वेक्स। तो ये क्या कैसी बन रही है यहाँ पर, कनकेव मिनिस्कस। कैसी बन रही है बेटा, कनकेव मिनिस्कस। और यहां पर कैसी बन रही है, ऊपर से आपको देखना है, तो ये कैसी बन रही है बेटा, कन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो हो गया कि दो टाइप मिनिस्कस की बन होता रही है। है, हाँ? मिनिस्कस। मिनिस्कस वो जो लिक्विड की लेयर का फॉर्मेशन होता है ना, इसी को मिनिस्कस बोलते हैं। जैसे आपने कोई ग्लास ट्यूब लिया, आपने उसमें इम्प्योर वाटर बना, तो अपर पार्ट पे वो वाटर की लेयर कुछ ऐसी हो जाएगी।
इसी को बोलते हैं मिनिस्कस। और ओके। रहेगा तो उसकी लेयर ऐसी हो जाएगी, तो दैट इज नोन एज मिनिस्कस। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों भाई इसमें कनकेव बन रहा है, क्यों उसमें कन्वेक्स बन। अब मैं बता रहा हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो मैं कह रहा हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड टेंजेंट और लिक्विड टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी सॉलिड टेंजेंट और लिक्विड टेंजेंट के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो यहां वो टेंजेंट कहां ड्रॉ करना है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां देखिए मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां मैं क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। किस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक सॉलिड पर। तो सॉलिड पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और किधर टेंजेंट ड्रॉ करना है, टुवर्ड्स द लिक्विड। तो मैंने सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। एक टेंजेंट किस पे ड्रॉ करना है मेरे को, लिक्विड। तो मिनिस्कस से टच करता हुआ आप क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दो, लिक्विड। तो मैंने ये लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यानी दैट टेंजेंट विल बी, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ये किस पे ड्रॉ कर दिया, लिक्विड पर। तो ये जो सॉलिड टेंजेंट और लिक्विड टेंजेंट के बीच में एंगल है थीटा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है ना। यहां देखो, ये सॉलिड टेंजेंट है ना, और ये क्या आपका लिक्विड टेंजेंट है ना। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल बन रही, दैट एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, तो ये देखो कुछ लेयर ऐसी बन रही है, लेस देन 90 डिग्री पे आपका क्या बन रहा है, कनकेव मिनिस्कस बन रहा है। तो कनकेव मिनिस्कस बन रहा है, तो सॉलिड के लेयर पर क्या रही, चढ़ रही कि क्या हो रही ना, वो सॉलिड के लेयर पर क्या हो रही है, राइज कर रही है बेटा, राइज कर रही कि नहीं कर रही, साइड से तो वो राइज कर रही है ना, यानी ये ऐसे बन रहा है ना। तो ऐसे पहले लिक्विड ऐसे रहा होगा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आने के बाद ये ऐसे घूम गया, तो ये सॉलिड पर ये लिक्विड ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ आ रही है, किधर जा रही है बेटा, ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे ऊपर की की तरफ, ऊपर की ओर जा रही है। यानी यहां पर क्या हो रहा है आपका, लिक्विड, लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड राइजेस अपवर्ड, यानी लिक्विड क्या हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट में निकालूंगा, तो यहां पर एंगल क्या करना है आपको, सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सॉलिड टेंजेंट। सिमिलरली मिनिस्कस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है टुवर्ड द लिक्विड, तो ये मैंने क्या कर दिया, लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना है, आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक सॉलिड सरफेस पर और एक लिक्विड पर। लिक्विड पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मिनिस्कस से टच करता हुआ जाना चाहिए, तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया, सॉलिड टेंजेंट और लिक्विड टेंजेंट के बीच के एंगल। तो यहां पर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है कि लेस देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90। 90 डिग्री है ना। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर मेरा मिनिस्कस कैसा बन रहा है, कन्वेक्स। और यहां लिक्विड जो है सॉलिड सरफेस से फॉल हो रही है कि राइज हो रही है, फॉल हो रही है साइड से। फॉल हो रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ झुक रही है। यानी यहां पर वो क्या कर रही है, लिक्विड, लिक्विड क्या हो रही है, लिक्विड फॉल्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है बेटा, सही है, क्लियर है यहां तक सभी आदमी को। एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए दो टेंजेंट मेरे को, यस सर। सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और मिनिस्कस से टच करता हुआ लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। दोनों टेंजेंट जो है टुवर्ड्स द लिक्विड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हो कि सर आप तो यहां पर सॉलिड पर ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, तो भाई वो दूर हो गया ना, मेरे को किधर ड्रॉ करना है, टुवर्ड द लिक्विड ड्रॉ करना है। तो टुवर्ड द लिक्विड जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंगल बना। इम्प्योर वाटर के केस में वो क्या हो रहा है, कनकेव मिनिस्कस बना रहा है, एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है। मरकरी के केस में वो कन्वेक्स मिनिस्कस बना रहा है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ऐसा क्यों होता है वो अभी आगे की स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि एग्जांपल ले लो बेटा, ये मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए ग्लास है, ठीक है ना। अब ये ग्लास है, अब इसके ऊपर एक क्या है ना, एक ड्रॉप है, मान लो ऐसे, ठीक है ना। ये ग्लास है, ये जो है ना आपकी सॉलिड सरफेस की ग्लास है, और इसके ऊपर ऐसे एक लिक्विड ड्रॉप्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाना है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट किधर ड्रॉ करोगे, सॉलिड टेंजेंट। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करना है लिक्विड की तरफ, लिक्विड टेंजेंट। तो ये जो एंगल बना मिनिस्कस के टच करता हुआ उधर की तरफ ड्रॉ करना है, तो दैट इज द थीटा, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, सही बात है ना। अब मेरे को ये बताओ सर कि ये जो लिक्विड ड्रॉप्स है बेटा, ये लिक्विड ड्रॉप्स उस ग्लास पर फैल रहा है, फैला हुआ है ना। और उस ड्रॉप को दबाओ, ये एंगल को और छोटा करो तो ग्लास और फैल जाएगा कि नहीं फैलेगा, वो ड्रॉप और फैलेगा कि नहीं फैलेगा,
भाई इसको दबाओ, आप एंगल ऑफ कांटेक्ट को कम करो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को कम करोगे तो वो ड्रॉप्स और ग्लास पर क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। ग्लास को भिगाएगा, जैसे देख रहे हो ना ऐसे स्प्रेड होगी, भिगाएगा। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा तो सॉलिड की वेटेबिलिटी क्या हो जाएगी, वेटेबिलिटी का मतलब उसके भिगाने की क्षमता, भिगाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, फैला हुआ रहेगा, वो लिक्विड सरफेस पे राइज करेगा। जैसे यहां देखो लेस देन 90 डिग्री था तो वाटर क्या हो रही थी, वाटर इस ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, चढ़ने का मतलब और ग्लास को क्या करता है, भिगाएगा। तो लेस देन 90 डिग्री अगर एंगल होगा तो वेटेबिलिटी सॉलिड की क्या होगी, बढ़ेगी, यदि सॉलिड को भिगाएगा, सॉलिड पे चढ़ेगा तो भीगेगा, है ना। और जितने ज्यादा ये एंगल कम होता जाएगा, देखो ये आप इस ड्रॉप को दबाओ, दबाओगे तो ये क्या होगा, ये लिक्विड और इधर फैलेगा, फैलेगा तो एंगल कम होगा, यानी 90 से कम पर वेटेबिलिटी बढ़ेगी। और जितने ज्यादा आप 90 से कम करते जाओगे वेटेबिलिटी उतने क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल मेरा ये है ना, जैसे ये मान लो एक ड्रॉप है, ठीक है ना। अब इस पर एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरे को निकालना है, तो यहां देखो आप क्या करोगे, ये सॉलिड वाला है, ये सॉलिड है, तो आप क्या करोगे, सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो मैंने एक सॉलिड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये। सिमिलरली मिनिस्कस से टच करता हुआ क्या करोगे, आप लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे देखो उस सॉलिड का एकदम मतलब लिक्विड ड्रॉप का एकदम छोटा सा पार्ट उस सॉलिड से टच है, देख लो यहाँ पर बिल्कुल इतना सा पार्ट, ये देखो एकदम पॉइंट पार्ट उसके साथ टच है। यहां पर तो पूरा फैला हुआ था, ऊपर वाले एग्जांपल में देखो यहां पर वो ड्रॉप्स पूरा ग्लास पर फैला हुआ था और जितने उसके एंगल को कम करोगे और फैल जाएगा, लेकिन यहां पर एकदम बिल्कुल छोटा सा पार्ट टच है। यानी यहां पर वेटेबिलिटी क्या हो रही है, यहां पर वेटेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, यानी यहां पर वेटेबिलिटी एकदम कम हो रही है। तो ग्रेटर देन 90 पर वेटेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और लेस देन 90 पर वेटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितने ज्यादा 90 से ग्रेटर होते जाओगे, जितने ज्यादा 90 के पार होते जाओगे वेटेबिलिटी उतने घटती जाएगी। 100 पर जो वेटेबिलिटी होगी 120 पर उससे कम हो जाएगी, 140 पर उससे भी कम हो जाएगी, 150 पर उससे भी कम हो जाएगी, 180 पे उससे भी, यानी वेटेबिलिटी विल बी डाउन 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 डाउन, घटती जाएगी। 90 से कम पर वेटेबिलिटी विल रिड्यूस, सॉरी 90 से कम पर वेटेबिलिटी विल बी इंक्रीज, और 90 से ज्यादा पर वेटेबिलिटी विल बी डिक्रीज। क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को, या किसी को कोई डाउट है? चलिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग बता, अच्छा पहले ये बता देता हूँ, प्योर वाटर और परफेक्टली क्लीन ग्लास, अगर प्योर वाटर परफेक्टली क्लीन ग्लास है तो उनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 0। अगर ऑर्डिनरी वाटर है, जनरल वाटर है और ग्लास है तो उनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्योर वाटर है और सिल्वर है तो उनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा, और अगर मरकरी है और परफेक्टली क्लीन ग्लास है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 135। ये मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि इनसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, तो हर कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये कुछ मेजर कॉम्बिनेशन, एग्जांपल लेके समझा दो। इसके हमको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हो धीरज बेटा, एक पर एग्जांपल देना इनके। किनका एग्जाम्पल, और ये जो पॉइंट जो आपने बताए, तो जैसे प्योर एंगल ऑफ, वाटर एंड परफेक्टली ग्लास ट्यूब, 0 जैसे डिग्री प्योर कैसे वाटर है, रहेगा? प्योर वाटर का मतलब इम्प्योरिटी नहीं है, और परफेक्टली ग्लास है, परफेक्टली क्लीन ग्लास का मतलब ग्लास पे भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो अगर आप प्योर वाटर परफेक्टली क्लीन ग्लास में रखोगे तो उनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 बनेगा। 0 कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे 0 बनेगा बेटा। 0 बनने का मतलब मिनिस्कस कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, बिल्कुल ऐसे। अब बन गया 0, देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं पर भी लो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो सॉलिड टेंजेंट भी इधर ही आएगा, और यहाँ पर मिनिस्कस की तरफ ड्रॉ करो तो लिक्विड टेंजेंट भी इधर ही आएगा, बिल्कुल वो ऊपर की तरफ चढ़ गया हुआ रहेगा, ऐसे बनेगा। समझ गया ना बेटा, धीरे समझ में आएगी यस नहीं सर, है, यस ऐसा सर। बन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 90 डिग्री, जैसे यहाँ देखो प्योर वाटर और सिल्वर के बीच में 90 डिग्री दिया हुआ है,
तो कुछ ऐसा मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। ये देखो ये एकदम हॉरिजेंटल ही रहेगा। तो यहाँ देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो यहाँ देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये आपने किस पे ड्रॉ कर दिया, लिक्विड टेंजेंट, और ये किस पे ड्रॉ कर दिया आपने, सॉलिड टेंजेंट। तो ये कितना बन गया, 90 बन गया, यानी एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेगा, कोई मेनिस्कस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना कनकेव बनेगी ना कन्वेक्स बनेगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, सभी आदमी को समझ में आ गया। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन सॉलिड टेंजेंट एंड लिक्विड टेंजेंट। एंगल अगर लेस देन 90 होगा तो कनकेव मेनिस्कस बनेगा और लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा। एंगल अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो कन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा और लिक्विड डाउनफॉल होगा। एंगल अगर 90 रहेगा तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेगा, कोई मेनिस्कस का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंगल अगर 90 से कम होगा तो वेटेबिलिटी बढ़ेगी, जितने एंगल 90 से कम होता जाएगा वेटेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंगल अगर 90 से ग्रेटर होगा तो वेटेबिलिटी घटेगी, और जितने एंगल 90 से ग्रेटर होता जाएगा वेटेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो क्वेश्चन सर। कि लिक्विड है उसके ऊपर कॉन्वेक्स वैसा बन रहा है या कॉन्केव बन रहा है या प्लेन है? किस पे? क्वेश्चन में जैसे आपने मरकरी लिया था तो उसमें कॉन्वेक्स बन रहा था। हाँ तो सबके लिए अलग अलग दिया रहेगा, तो कोई भी लिक्विड ऐसे नहीं दे देगा। मैं रेफरेंस लिया हूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि लिक्विड दिया, हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया रहेगा तब आप बता सकते हो। विदाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट आप ऐसे कॉम्बिनेशन को, कितने कॉम्बिनेशन को आप रटोगे, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट आप दिया रहेगा, देन यू कैन डिसाइड कि भाई यहाँ पे कनकेव मेनिस्कस बनेगा कि कन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो मैं ओके अभी सर। आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और ये क्वेश्चन ये है, ये नीट का भी इस बार का क्वेश्चन है। कह रहा है लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। एक लिक्विड जो सॉलिड सरफेस को नहीं भिगा पाएगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? सर सी पॉइंट। सी होगा ना। क्या होगा बेटा? यस ग्रेटर सर। देन 90 डिग्री, क्योंकि लेस देन यस सर। 90 डिग्री, ये देखिए तीनों लेस देन 90 डिग्री पे। तो लेस देन 90 डिग्री पे क्या होगा भाई, वेटेबिलिटी तो और बढ़ेगी, सॉलिड सरफेस को और भिगाएगा। वेटेबिलिटी कब रिड्यूस होगी, कब वेटेबिलिटी नहीं होगी, और घट जाएगी पहले। ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 90। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। किसी सरफेस की वेटेबिलिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा इसका भी। इसका भी सी सी होगा, है सर। है ना, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि वेटेबिलिटी मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट और 90 से कम वेटेबिलिटी ज्यादा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ग्रेटर वेटेबिलिटी कम। ठीक है, चलिए। अब मैं बताया था कि अभी क्या होता है ना, कि अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इम्प्योर वाटर है बेटा तो वो कनकेव मेनिस्कस बना रहा था, और मरकरी था तो कन्वेक्स मेनिस्कस बना रहा था। तो आपका सिंपल एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, क्यों वाटर में भी कन्वेक्स क्यों नहीं बन सकता है, या वाटर सिंपल लेयर में क्यों नहीं रह सकती, या मरकरी में कनकेव क्यों नहीं बन रहा, क्यों इम्प्योर वाटर में आपने कनकेव बनाया और मरकरी में कन्वेक्स बनाया? उसका जवाब यहां पर है। तो सबसे पहले हम दो टाइप के फोर्स को पढ़ते हैं। एक फोर्स है बेटा कोहेसिव फोर्स, और एक फोर्स है बेटा एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब दो सेम, जैसे वाटर वाटर के बीच में तो उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स, है ना। ग्लास ग्लास के बीच में तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। पेपर पेपर के बीच में उसको बोलेंगे कोहेसिव। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा तो डेट विल बी कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। जैसे वाटर ग्लास डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर हनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, हनी ग्लास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, ग्लास मरकरी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, तो दैट विल बी एडहेसिव फोर्स। अब आइए मैं हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई द वाटर विल फॉर्म कनकेव एंड मरकरी विल फॉर्म कन्वेक्स। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्लास ट्यूब ले रहा हूं, ठीक है ना। इसमें क्या बेटा वाटर है, और यहां पर क्या बन रही है, कनकेव बन रही है ना। यहां पर आपने क्या लिया, इम्प्योर वाटर लिया, यानी यहां ले लिया आपने प्योर वाटर। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा, मरकरी दिया हुआ है। यहां पर क्या बन रही, कन्वेक्स बन रही है ना। यहां पर क्या दिया है आपको, मरकरी दिया है।
तो ऐसा क्यों होता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, यहां पर देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर देखिए, यहां पर क्या लगेगा, ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स लगेगा, यानी ग्लास क्या करेगा, वाटर को खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज कोहेसिव फोर्स। यानी इस पर फोर्स लगेगा और ये ग्लास जो है ये किसको खींचेगा, यानी ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स लगेगा, ग्लास वाटर। सिमिलरली यहां पर क्या है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर वाटर के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लगेगा, उन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लगेगा, और उधर ग्लास और वाटर के बीच में भी फोर्स लगेगा, तो इधर भी एक फोर्स लगेगा, एंड दैट इज द फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर, लगेगा ना बेटा, Yes, sir. लगेगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा, कि यहां पर जो ग्लास वाटर की फोर्स है वो ग्रेटर होगी, वाटर वाटर की फोर्स से ज्यादा होगी। यानी यहां पर आप कह सकते हो ग्लास वाटर का मतलब एडहेसिव फोर्स और वाटर वाटर का मतलब कोहेसिव फोर्स, यानी इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि मेरा जो एडहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, कोहेसिव फोर्स से। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहीं लगेगा, और आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर दो फोर्स है, मान लो ये फोर्स ए है, ये फोर्स बी है, तो हमेशा रिजल्टेंट किस साइड रहता है, झुका हुआ, जिधर फोर्स की एक वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ग्रेटर वाले की तरफ। अगर दोनों बराबर है तो बीच में रिजल्टेंट होगा 45 एंगल पर। इस कंडीशन में अगर दोनों बराबर नहीं है तो रिजल्टेंट हमेशा थोड़ा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा जो ग्रेटर फोर्स होगा। तो यहां कौन ग्रेटर है, पहले कंडीशन में ग्लास वाटर ग्रेटर है वाटर वाटर से, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ झुका हुआ रहेगा, तो इस तरफ झुका हुआ रहेगा, और लिक्विड की जो लेयर है वो हमेशा नॉर्मल रहना चाहेगी किसके, रिजल्टेंट फोर्स के। यानी लिक्विड का लेयर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि मैं रिजल्टेंट फोर्स के नॉर्मल रहूं, 90 डिग्री पे रहूं। तो यहां नॉर्मल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, देखो यहाँ 90 डिग्री बना रहा होगा, ये देखो ना ऐसे लिक्विड लेयर बन रही है कनकेव, तभी ना ये नॉर्मल होगा 90 डिग्री, देखो रिजल्टेंट फोर्स बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हो यस कि नहीं? सर। यानी Yes, sir. लिक्विड लेयर इज ऑलवेज वांट्स टू बिकम 90 डिग्री विद द रिजल्टेंट फोर्स। अब 90 डिग्री बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे होना पड़ेगा, ये देखो मेरा 90 डिग्री दिख रहा है बेटा, एक मिनट बता रहा हूं मैं, यहाँ पे इफेक्ट शायद है विजिबल, दिख रही है आपको, यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये जो हाथ है मेरा, ये देखो, तो सरफेस को कुछ ऐसा होना पड़ेगा तभी, यानी लिक्विड सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस है बेटा, लिक्विड सरफेस रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। अब इस लिक्विड सरफेस को रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो इसको कुछ ऐसा होना पड़ेगा, देखो यहां पर, दैट्स वाई ये ऐसा बन रहा है। गॉटिंग माई पॉइंट कि नहीं बेटा, समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, यहां देख लो, मरकरी में देख लो बेटा, यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो लग ही रहा होगा यहाँ पे फोर्स, तो यहां फोर्स किसके बीच में लग रहा है, ग्लास और मरकरी के बीच में फोर्स लग रहा है, यानी ग्लास क्या कर रहा है, मरकरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ग्लास और मरकरी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहां मरकरी मरकरी भी अपने आप को खींच रहा होगा, यानी फोर्स बिटवीन मरकरी मरकरी भी लग रहा होगा। लेकिन चूंकि यहां पर मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, मरकरी अपने मॉलिक्यूल्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, चिपकू रहता है एकदम, जैसे हनी देखे होगे ना, है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होती, तो वो ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है। तो यहां उल्टा है, यहां फोर्स बिटवीन मरकरी मरकरी जो है वो ग्रेटर है फोर्स बिटवीन ग्लास मरकरी से, यानी यहां कह सकते हो कोहेसिव, मरकरी मरकरी के भी तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, यहां पर ये वाला मामला हो गया। अब जैसे ये वाला मामला होगा तो रिजल्टेंट अब किस तरफ जाएगा बताओ, रिजल्टेंट किसकी तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ा और मरकरी मरकरी के साइड। की तरफ शिफ्ट होगा, यानी रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, एफ आर लिख देता हूं मैं। अब देखो ये इसको ऐसे होना पड़ेगा 90 डिग्री बनाने के लिए, देख लो यहां पर, क्योंकि इधर रिजल्टेंट शिफ्ट हो गया ना, पहले वाले कंडीशन में वो इधर शिफ्ट था, तो लिक्विड की सरफेस को तो ये रिजल्टेंट फोर्स के 90 डिग्री रहना पड़ेगा, तो 90 डिग्री के लिए देखो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी? यस सर, यस सर, दैट्स समझे वाई समझे।
हाँ आगे समझ में ना। डेट्स वाई इम्प्योर वाटर में वो क्या बना रहा है, कनकेव बना रहा है, बिकॉज इन इम्प्योर वाटर द एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। या आप कह सकते हो कि फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ग्लास एंड वाटर, and the liquid surface remains once to normal to the resultant force. That's why they become like concave structure. Here in mercury, the adhesive force is lesser than cohesive force. Yani cohesive force is greater. So resultant force is shifted towards force between mercury and mercury. And the liquid surface wants to. ये ऐसे आ गया तो सरफेस को ऐसा होना पड़ेगा, देख लो तभी 90 बन पाएगा। इधर रहता तो ऐसा होता। क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को? यस Yes, सर। sir. ओके वेरी गुड। तो यहां तक तो कर लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। अब आ जाइए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप है, उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर है। क्यों एक्सेस प्रेशर है इसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कीजिए यहां पर। सर एक्सेस प्रेशर मतलब एक बार बता दो। एक्सेस प्रेशर का मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्सेस का मतलब ये हुआ जैसे एक एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है उसको बैलेंस करने। एक्सेस का मतलब ज्यादा, मतलब जितना चाहिए था कुछ वजहों से उसको उस लिक्विड के अंदर बाहर से ज्यादा प्रेशर है, जितना बाहर की प्रेशर लग रही है उससे ज्यादा अंदर की प्रेशर लग रही है। एक्सेस का मतलब यही हुआ। क्यों लग रही है उसका कारण मैं बता रहा हूं। ये मान लीजिए बेटा एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये लिक्विड ड्रॉप है तो इसका आउटसाइड प्रेशर तो लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बता दो हाँ या ना। यस लग सर। रहा है। आउटसाइड प्रेशर लग रहा है, मैं इसको पी आउट लिख रहा हूं। अब अंदर की प्रेशर भी लग रही होगी इसको बैलेंस करने के पी। लिए, पी इन ले लेता हूं। ऑब्वियस सी बात है तभी वो लिक्विड ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है। तो ये लिक्विड ड्रॉप पर बाहर की प्रेशर तो लग ही रही है, इस लिक्विड ड्रॉप पर एक और प्रेशर लग रहा है। कोई बता सकता है कौन सा प्रेशर लग रहा है? एनी वन ऑफ यू। मैं सर जनरल उसका मेरे को सर सरफेस एटमॉस्फेरिक, बाहर वाली एटमॉस्फेरिक हुई ना, बाहर वाली एटमॉस्फेरिक हुई ना। और कुछ बताओ। सर सर लेयर का तो नहीं लग रहा है। एमजी तो फोर्स लग रहा है ना, अभी एमजी तो लग ही रहा है। वो तो खैर कुछ उस पूरे लिक्विड पे लग रहा है ना, वो तो सर पूरा। उसकी लेयर का। सरफेस टेंशन को रिड्यूस सरफेस को रिड्यूस करने के लिए सरफेस टेंशन का फोर्स। हाँ सही बोल रहे बेटा। एक्चुअली इस पर एक और प्रेशर लगेगा, एक और, वो आउटसाइड तो लग ही रहा है, साथ में एक और प्रेशर लग रहा है जो इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि सरफेस टेंशन भी एक नाम का चिड़िया होता है। और सरफेस टेंशन का क्या काम है बेटा, बेटा बता दो कि भैया लिक्विड वांट्स टू रिमेन्स इन मिनिमम एरिया, कम से कम एरिया में रहना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है अपने आप, सिकुड़ू है, चोर है वो। तो यहां पर वो क्या कर रहा है ना, वो सिकुड़ू बन रहा है, बिल्कुल दुबकना चाह रहा है। तो भैया दुबकना चाह रहा तो खींचेगा लिक्विड को चारों तरफ से कि भैया सिकुड़, क्योंकि उसकी उसकी प्रॉपर्टी यही है। तो अंदर वाले को क्या करना पड़ेगा भाई, अंदर वाले के लिए तो बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसको न सिर्फ बाहर वाले को बैलेंस कर रहा है, करना पड़ रहा है, बल्कि उसको एक और फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और उसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन। इसीलिए वाले अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा, एक्सेस होना पड़ेगा। होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा बेटा? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि वो दो को बैलेंस कर रहा है, दो आउटसाइड भी उसको उस लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है, और एक सरफेस टेंशन भी आ गया सोने पे सुहागा, वो भी उस पे प्रेशर लगा रहा है। और अंदर वाला कह रहा है कि नहीं भाई हम तो नहीं, नहीं मैंने हम लिक्विड को सिकुड़ने नहीं देंगे। अब अंदर वाले को एक्सेस होना पड़ेगा बाहर वाले से। क्यों? क्योंकि उस बेचारा को सिर्फ बाहर वाले को ही बैलेंस नहीं करना है, उसको किसको बैलेंस करना है, सरफेस टेंशन को भी बैलेंस करना है। तो मेरे को एक सवाल है यहाँ पर, आप लोग मुझे यहाँ बताओ कि इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा कि आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा? सर इनसाइड ज्यादा होगा। आउटसाइड का मतलब मैं बाहर वाला ले रहा हूँ, आई एम नॉट कंसीडरिंग आउटसाइड सरफेस टेंशन, दैट्स अ डिफरेंट। इनसाइड को ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि वो तो उसको तो आउटसाइड से तो लड़ना ही है, आउटसाइड से तो लड़ना ही है, साथ में एक मुसीबत और है सरफेस टेंशन वाला, उससे भी लड़ना है। तो यानी इनसाइड हमेशा क्या होगा, आउट। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि इन लिक्विड ड्रॉप प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन आउटसाइड, प्रेशर इनसाइड। तो बच्चे यार ठीक है लिक्विड ड्रॉप है तो भाई बाहर का और अंदर का बैलेंस करेगा तभी तो ड्रॉप रहेगा, लेकिन गलत आंसर हो गया। सही बात है कि नहीं?
बच्चे ये सोचते हैं ना, कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि बेटा एक लिक्विड ड्रॉप है और एक बाहर की प्रेशर अंदर की प्रेशर बराबर होगी क्या, तो आप सोचोगे सही बात है, ड्रॉप है यार, बाहर की प्रेशर अंदर की प्रेशर अगर बराबर नहीं होगा तब तो ड्रॉप पे एक्सेस प्रेशर लगेगा, तो ये तो ड्रॉप, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ड्रॉप फूट जाएगा, बाहर का प्रेशर लगेगा तो ड्रॉप सिकुड़ जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं, तो बैलेंस इक्वल। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, अंदर की प्रेशर हमेशा बाहर की प्रेशर से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको न सिर्फ बाहर की प्रेशर को बैलेंस करना है, बट एक उसको टेंशन है उसके सर पर, वो है सरफेस टेंशन। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अभी तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि बाहर वाले दो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और ये बेचारा दोनों बाहर वाले से लड़ रहा है कि नहीं भाई, हम तो तुमको डूब, हम इस लिक्विड ड्रॉप को डूबने नहीं देंगे, हम इसको बैलेंस करके रखेंगे, तुम लगाओ जोर, हम अपना जोर भी लगाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इन साइड वाले को क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड को तो बैलेंस करना ही है, साथ में किसको बैलेंस करना है, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। दैट्स वाई उसको एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना। तो प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आपको, जो आप शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, कि अगर एक सर्कल है मान लीजिए, या एक स्फीयर है, ठीक है ना, और उसकी रेडियस r है, तो उस पर सरफेस टेंशन का प्रेशर कितना लगता है, कितना लगता है प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 2T/r। इसको आप 2S/r भी लिख सकते हो, बहुत लोग सरफेस टेंशन को s लिखते हैं, है ना, और बहुत बुक में वो t लिखा रहता है। यानी प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2T/r, जहां पर t क्या है बेटा, सरफेस टेंशन है, और r क्या है बेटा, रेडियस है ना उसका। तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, 2T/r, है ना, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो P इन माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू कितना होगा, 2T/r। यानी चेंज इन प्रेशर, बाहर और अंदर में चेंज इन प्रेशर है ना, दैट इज द एक्सेसिव प्रेशर। बाहर से अंदर वाले को इतना चेंज करना पड़ेगा, इतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, 2T/r। और यही चेंज इन प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर है बाहर वाले से, 2T/r। समझ गए? यस सर। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या दिया हुआ है कि ए स्मॉल एयर बबल, अंदर में एक स्मॉल एयर बबल है ऑफ रेडियस आर एट डेप्थ एच, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, इनसाइड के लिए तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आउटसाइड प्रेशर कितना लगेगा? सर P0 प्लस रो GH। वेरी गुड। यहां पर चूंकि एटमॉस्फेरिक भी लग रहा है बेटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है एटमॉस्फेरिक? यस सर। एटमॉस्फेरिक लग रहा है ना, तो P0 भी लग रहा होगा। जैसे आप पढ़े होगे पिछली इसी स्लाइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़े होगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं है। मान लीजिए बेटा ये लिक्विड्स की लेयर है ना, ये लिक्विड की लेयर है, और यहाँ पर ओपन है ये कंटेनर, मान लो आप यहाँ पर आ गए, किसी पॉइंट पर आ गए, जो पॉइंट कितना है, h हाइट पर है, यानी इस पॉइंट पर आप आए, इस पॉइंट पर आपको प्रेशर मेजर करना है, जो अपर लेयर से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। तो चूंकि ये ओपन है तो भैया एटमॉस्फेरिक तो लग ही रहा होगा, साथ में लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH। तो यहां पर देख लो हाइट तो लग ही रहा है, तो यहां पर प्रेशर कितना लगेगा, यानी इस पर आउटसाइड प्रेशर जो कह लो, इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक, अब प्लस में क्या लगेगा, रो GH। तो इन साइड का प्रेशर कितना होगा, वहां पर भी सरफेस टेंशन तो लगेगा ही, तो इन साइड का प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जरा मेरे को, P आउटसाइड, अब प्लस में क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सही है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर। आ रहा है सर। तो प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू P आउट कितना रखना पड़ेगा, P एटमॉस्फेयर, इसको मैं एटमॉस्फेयर लिख दे रहा हूं, प्लस में क्या रखना पड़ेगा, रो GH। आउटसाइड तो इतना हो जाएगा, नहीं इतना पूरा आउटसाइड होगा, अब प्लस में प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, सर 2S/r। 2T/r। हाँ 2S/r भी आप बोल सकते हो, यहाँ रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है तो मैं स्मॉल r, तो इनसाइड प्रेशर इतनी हो जाएगी। वो बोलिए सर बोलिए। सर एयर बबल पे तो बस सर सिंगल सरफेस होती है ना? हाँ सिंगल ही सरफेस लिया है, सोप बबल नहीं है, यहाँ पर भी सिंगल ही सरफेस लिया है, डबल सरफेस कहाँ लिया हूं मैं, सोप बबल में बेटा डबल सरफेस होती है।
ओके सर। ओके, क्लियर है आपका डाउट? अभी उसी पे आएंगे। अभी ये यहाँ पे वही बात जो आप डाउट पूछ रहे हो ना, वही बात है। प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ सोप बबल, वो क्या था? प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ बबल, इनसाइड अ एयर बबल या लिक्विड बबल, दोनों दिया रहे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना। अगर एक सोप बबल है तब क्या होगा? एक एयर है, उसमें सोप बबल है, कुछ नहीं करना है हमको, 4 4s हो बाई जाएगा। आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लेयर है, यानी एक्चुअली सोप बबल कुछ ऐसा होगा बेटा, है ना। यहां एक लेयर तो होगी, उसके ऊपर एक और लेयर होगी जो सोप की लेयर होगी, यानी एक एयर बबल्स की लेयर होगी और उसके ऊपर ये क्या होगी? ये सोप की लेयर होगी, लेयर। ठीक है, हाँ क्या कुछ बोल रहे हैं बेटा? कोई आदमी कुछ बोल रहा है? ये मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, क्योंकि वो बिल्कुल मैं तो ऐसे डिफरेंस दिखा रहा हूं आपको, दैट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। वो जो लेयर है पहली वाली जो मेरा बबल है, उसके जस्ट ऊपर दूसरा वाला सोप का लेयर है ना। तो ये मैं समझाने के लिए, यानी इन दोनों के रेडियस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, यानी इसका भी रेडियस आप क्या ले सकते हो? आर ही ले सकते हो ना, क्योंकि दैट्स नॉट टू मच डिफरेंस। आप कह सकते हो कि वेरी 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 लिटिल डिफरेंस होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको मैं क्या कर रहा हूं? नेग्लेक्ट मान रहा हूं। तो सोप में कुछ करना नहीं, एक्चुअली सोप बबल जो होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा? 2 सरफेस हो जाएंगे, एक सरफेस एयर बबल का और एक सरफेस उसके ऊपर किसकी होगी? सोप की होगी। तो यहां पर प्रेशर तो लग ही रहा है, किसकी प्रेशर लग रही है बेटा? आउटसाइड प्रेशर लग रही है, ठीक है ना। और यहां पर आपसे कोई प्रेशर बोले इस पॉइंट पर, तो कितना होगा? यानी इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, कोई बताएगा? सर जो सोप है सर, 0। वो का होगा और जो आउटपुट प्रेशर है उसका। साइड लग रहा है, साथ में ये बेचारा क्या लगेगा? ये सिकुड़ू होना चाहेगा ना, सर ये सर सरफेस है, एक्सटेंस। सरफेस टेंशन लगेगी, वो चाहेगा इस सोप बबल को सिकुड़ा दे, तो यहां पर प्रेशर लगेगा पी आउटसाइड, अब प्लस में क्या लग जाएगा? 2T/R। आप 2T/R लिखो, 2s/R लिखो, डेट्स नॉट अ बिग डील, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देख लो, यहां पर वो लग रही, अब यहां के बाद फिर दूसरे लेयर के अंदर आओ, तो यहां पर प्रेशर कितना लगेगा? अगर बी पॉइंट मान लो, तो यहां पर प्रेशर कितना लगेगा बेटा? पी आउटसाइड, यहां पर प्रेशर कितना लग रहा है? अंदर और आओगे, अंदर जैसे आओगे तो ये वाली लेयर भी उसको सिकुड़ाने की कोशिश कर रही होगी, कर रही होगी नहीं कर रही होगी भाई? हाँ या ना बोल दो, कर रही यस होगी ना। सर। दो दो लेयर सरफेस टेंशन लगा है, चिपका रहा है, वहां पे एक ही लेयर था, लिक्विड ड्रॉप्स में एक ही एयर लेयर था। तो यहां पर क्या करोगे भाई? पी आउटसाइड प्लस में पहले वाले लेयर की वजह से सरफेस टेंशन 2T/R, प्लस में दूसरे वाले लेयर की वजह से भी सरफेस टेंशन 2T/R, यानी कितनी प्रेशर लग रही है? टोटल प्रेशर कितनी लग रही है? पी आउटसाइड प्लस में कितनी लग जाएगी बेटा? 4T। 40। अंदर को तो पूरे को बैलेंस करना है, जितना लग रहा है सबको बैलेंस करना होगा, इनसाइड वाले को। इनसाइड तो आउटसाइड को भी बैलेंस कर रहा है भाई, एक लेयर हो, 2 लेयर हो, 75 लेयर हो, जितना सरफेस टेंशन अगर चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, उसको मेंटेन करे, तो उसके बराबर होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा बेटा? यस और नो? यस सर। यस। यस सर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? बहुत सिंपल सा बात है, पी इन, पी इन कितना होना पड़ेगा? पी आउटसाइड प्लस 4T/R। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4T/R। तो यहां चेंज इन प्रेशर, यानी एक्सेस कितना अंदर वाले को होना पड़ेगा, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4T/R, यानी इतना उसको एक्सेस होना पड़ेगा अंदर वाले को बाहर वाले से। क्लियर है बेटा यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। चलिए, तो प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को जरा ये क्वेश्चन बता दीजिए, इसी साल का है, अभी जेई का क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इफ सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, अगर सोप बबल फैल जाता है तो अंदर की प्रेशर क्या होगी? सिंपल सवाल है, सोचिए, फॉर्मूला फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सोचिए और आंसर दीजिए। क्या होगा बेटा? कोई भी आदमी बताओ, अगर लिक्विड लेयर एक्सपैंड कर जाएगी तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? सर, एक आदमी, डिक्रीज। हाँ डिक्रीज, पक्का? चलिए, यस कितना प्रेशर अंदर का रहना पड़ेगा? एक्सेस कितना होना पड़ेगा
आउटसाइड तो एक्सिस कितना होना पड़ेगा उसको, 40 by r। अब सोप बबल एक्सपैंड्स, तो एक्सपैंड्स का मतलब रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इफ द रेडियस विल बी इंक्रीज, तो 4t बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब 4t बाई आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो अंदर वाली प्रेशर क्या होगी, वो भी तो कम होगी ना भाई, नहीं होगी कम, यस सर, यस सर। यस सर। वो तो उसको बैलेंस कर रहा है ना, वो दोनों को मान लिया मैं दो दोस्त को बैलेंस कर रहा हूं, मैंने रस्सी खींच रहा हूं, उधर मेरा दो फ्रेंड खींच रहा है। अब मेरे को तो दोनों, पहले एक ही फ्रेंड खींच रहा था, लेकिन एक दूसरा आ गया, उसका कह सकते हो उसका साथ देने वाला, तो दोनों खींच रहा है, मैं दोनों को बैलेंस कर रहा हूं। अब उसमें से एक दोस्त तो सेम ही लगा रहा है, एक दोस्त अपनी प्रेशर अपनी फोर्स को डिक्रीज कर दी, तो अगर वो डिक्रीज करेगा, मैं बैलेंस रख रहा हूं, तो मैं भी अपना डिक्रीज कर लूंगा, क्योंकि मेरे को तो उस दोनों को बैलेंस करना है। उसमें से एक भी घटेगा, हाँ उसमें से एक बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ाना पड़ेगा, उसमें से घटेगा तो मेरे को, तो एक क्या हो गया ना भाई, आउटसाइड तो लग ही रहा है जितना लग रहा था, सरफेस टेंशन की प्रेशर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब सरफेस टेंशन की प्रेशर डिक्रीज हो गई तो अंदर वाला भी अपना डिक्रीज कर लेगा, क्योंकि अंदर वाला तो उसी दोनों को बैलेंस कर रहा है। क्लियर है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सही बात है बेटा। सर यस सर। अब आ जाइए यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब किसको बोलते हैं, एक फाइन स्ट्रक्चर होता है पतला सा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कब बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जब भी कोई कैपिलरी ट्यूब को आप किसी मतलब लिक्विड में इंसर्ट करते हो, जैसे कोई मान लीजिए कोई क्या कर सकते हो आप, वाटर टब है, सॉरी वाटर टब बोल रहा हूँ, बकेट है, और ग्लास का बकेट है, किसी भी चीज का बकेट है, उसमें आप क्या कर रहे हो, पाइप को डाल रहे हो, तो या तो लिक्विड उस पाइप में इंक्रीज कर जाएगी या लिक्विड डिक्रीज कर जाएगी। किसी किसी सिचुएशन में लिक्विड सेम लेवल पे भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आप मान लीजिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, यहां आप मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, वाटर, और ये क्या दिया हुआ है, मरकरी लिक्विड। तो यहां पर आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया, तो देख लो कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया तो यहाँ वाटर की लेवल क्या कर रही है, राइज कर गई है, राइज कर गई कि नहीं कर गई बेटा, तो यस ये सर राइज। यस सर। यहाँ देखो मरकरी है, मरकरी में आप कैपिलरी ट्यूब घुसा रहे हो तो यहाँ वाटर की लेवल क्या हो जा रही है, देख लो फॉल कर जा डिक्रीज। रही है, डिक्रीज कर जा रही है, फॉल कर जा रही है। तो इस फेनोमेना को हम बेटा बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। यानी जब भी किसी लिक्विड में आप कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हो तो या तो उसकी लेवल राइज हो जाएगी या उसकी लेवल घट जाएगी, तो इस फेनोमेना को मैं बोलता हूँ कैपिलरिटी। यहाँ जो कैपिलरिटी दिया हुआ, द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। मान ली 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया बोर्ड में तो आप उससे कर सकते हो। तो कितना हाइट लिक्विड राइज होगा या कितना हाइट फॉल होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो g। सर ये तो असेंट फॉर्मूला है ना। हाँ ये एसेंट फॉर्मूला भी है, अभी मैं बात कर रहा हूं इस पर, यानी लिक्विड राइज या फॉल, दोनों के लिए आप लगा सकते हो, राइज या फॉल। इस फॉर्मूला को हम एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर इसको डिराइव करने के लिए आता है, मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूं। अभी मतलब इत्मीनान रहिएगा, मैं उसको आगे डिस्कस करेंगे कि हम डेरिवेशन इसका कब करेंगे और कैसे करेंगे। यानी इतना लगेगा, यानी टी यहां पर क्या है बेटा, सरफेस टेंशन है, ठीक है, और थीटा यहां पर क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपको पता ही एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस की। आर दैट इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, इस ये जो कैपिलरी ट्यूब डाले हो ना उसका रेडियस आपको लेना है ना। तो ये इसी पर डिस्कस करना है बेटा, इसी पर डिस्कस करेंगे। आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, क्यों वो डिक्रीज करता है, रेडियस ऑफ ट्यूब। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और जी क्या है ये तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर मैं बात करता हूं एच इज इक्वल टू मेरा क्या है बेटा, हाइट 2t cos थीटा बाई आर रो और जी, ये मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूं, क्या कंडीशन ले रहा हूं जरा समझिएगा, है ना। इफ
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मेरा लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी कि माइनस होगी? 90 डिग्री से कम पर, आप तो हम लोग तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है भाई, प्लस होगा सर। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एच की वैल्यू क्या होगी? हाइट की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? राइज करेगा। अब मिनिस्कस राइट। कैसा बनेगा? लेस देन 90 थी तक कैसा मिनिस्कस बन रहा था? पहले ही स्लाइड में डिस्कस किए थे बेटा, कनकेव मेनिस्कस। केव मिनिस्कस है ना, बन रहा था जो वाटर में बन रहा था, प्योर वाटर में। सेकंड कंडीशन ले लो बेटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो मरकरी में बन रहा था, तो cos 90 cos थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। जैसे cos 120 की वैल्यू, cos 150 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर हाइट क्या होगा बताओ मेरे को? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? फॉल करना। फॉल। फॉल या डिक्रीज जो भी। यहां पर मिनिस्कस कैसी बनती है बताओ? सब कॉन्वेक्स। सर कन्वेक्स। कन्वेक्स मिनिस्कस। बहुत सिंपल है। तीसरा कंडीशन ले लो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस कंडीशन में cos की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0 है सर। cos 90 की जीरो ना? cos 90 की वैल्यू जीरो होगी नहीं बेटा? हाँ या ना यस बोलो। सर। cos 90 की वैल्यू जीरो। इस कंडीशन में h की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? जीरो। जीरो। जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पूरा, तो cos की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया? नो राइज या नो फॉल, यानी सेम लेवल पे रहेगा, ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे आएगा, है ना। यहां पर मिनिस्कस कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। नो। स्ट्रेट लाइन वाला। मिनिस्कस तो बनेगा ना, मिनिस्कस तो तब बनेगा जब लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप? नो मिनिस्कस, कोई मिनिस्कस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है आनंदी बेटा, आपको स्लाइड शो नहीं रही? और लोगों को स्लाइड नहीं दिख रही है? सर दिख सब रही दिख है। रही है। बेटा एक मिनट, एक काम करो बेटा, लीव करके दोबारा आ जाइए। स्लाइड नहीं दिख रही तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू होगा। तो यहां तक तो हम डिस्कस कर लिए हाइट का इशू, है ना। 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला आया बेटा, H इज इक्वल टू वो है 2t cos थीटा बाई r रो जी। दैट इज द कैपिलरी ट्यूब में राइज या फॉल दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये r क्या है यहां पर? r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना उसका रेडियस। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस न देकर किसका रेडियस दिया रहता है? मिनिस्कस का रेडियस दिया रहता है। मिनिस्कस जो फॉर्म है ना लेयर, जैसे मान लो ये लेयर की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, मान लो मिनिस्कस का, तो मिनिस्कस की रेडियस दी होती है। कभी कभी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस ना देखे तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस, जो मिनिस्कस बन रहा है ना, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो रेडियस ऑफ मिनिस्कस होगा तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2t बाई आर रो जी। इतना हाइट जो है वो एसेंट फॉर्मूला यही कहता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट फॉर्मूला से रिलेटेड? कभी तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर राइजेज अप टू हाइट ऑफ 10 mm। वाटर जो है 10 mm राइज करता है इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज मेड हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। जैसे H इज इक्वल टू क्या है बेटा बताओ? 2t cos थीटा बाई r रो जी, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट जो है कितनी हो रही है? 10 mm हो रही है। 10 mm। रेडियस कितना था? r मान लो रेडियस ऑफ कैपिलरी। कह रहा है कितनी हाइट होगी अगर रेडियस को मैं क्या कर दूं? प्रीवियस से हाफ कर दूं। तो कैसे बनाओगे भाई साहब? जो कांस्टेंट है उसको गोली मारो। 2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, रो भी लिक्विड की चेंज नहीं हो रही है और जी भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रही है? रेडियस। तो यहां पर अब क्या लिख सकते हो? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर H Yes, sir. इनवर्सली लिख सकते हो ना, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, यानी रेडियस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो?
H1 बाई H2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2/R1। सही बात है कि नहीं बेटा, बताओ हाँ या ना। यस सर। तो सही यहाँ बात पर है हम क्या लिख सकते हैं, H1 कितना है 10 mm, H2 मेरे को निकालना है, R2 कितना है R/2 और R1 कितना था R। बहुत एकदम इजी है। तो यहाँ क्या करोगे, R से R को कट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 10/H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 तो mm। 20। बात खत्म। सही है, बना लोगे। यस सर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक और चीज दी हुआ, लास्ट है ये स्लाइड, कि इफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट इज यूज्ड। मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है बेटा, यानी एक लिक्विड की आपको, एक ट्यूब में ये लिक्विड है, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या किए बेटा, कैपिलरी ट्यूब तो आपने इसमें इंसर्ट कर दिया है, लेकिन वो कैपिलरी ट्यूब जो है इनसफिशिएंट हाइट की है। इनसफिशिएंट का मतलब जितना हाइट होना चाहिए ना, जितना लेवल तक लिक्विड राइज करेगा उससे कम ही हाइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइट को कैलकुलेट किया, मैंने सब कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है मेरे पास, लिक्विड की डेंसिटी वगैरह दी है, और हाइट जो है वो कितनी रहनी चाहिए 10 सेंटीमीटर रहना चाहिए, मैंने इतना तक लिक्विड राइज करेगा। लेकिन मैंने जो कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट किया वो मान लो कि मैंने इंसर्ट कर दिया 7 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का, जो भी कह लो। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये लिक्विड बाहर आ जाएगी उससे, यस सर। नो सर नहीं आएगी। बाहर आ जाएगी बेटा, तुलसी बाहर आ जाएगी बेटा, नो सर नहीं आएगी ऐसे। कुछ नहीं। वो भी सर मैं सर बाहर आ जाएगी। पहली बात तो अगर ये लिक्विड बाहर आएगी तो इस ये मूव करेगी, अब मूव करेगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी जरा बताओ। सर काइनेटिक। काइनेटिक काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। अब भाई काइनेटिक एनर्जी तो आ नहीं सकती, ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, बगैर कुछ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ही आपने तोड़ दिया। तो नहीं आ सकती, क्योंकि लेकिन नहीं जा सकती ना, कहां से एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इतनी सारी। तो ये लिक्विड वॉन्ट फ्लो, लिक्विड बाहर नहीं आएगा बशर्ते मिनिस्कस की रेडियस चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि आपने अभी क्या पढ़ा है, H इज इक्वल टू 2T बाई मिनिस्कस का रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R रो जी। तो यहां पर देखो क्या होगी, यानी 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी ये तो नहीं बदल रही है। तो क्या बदलेगी, जब हाइट आपका चेंज रहनी, हाइट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो हाइट क्या आर होगी, कम निकलेगी हो रहेगी। जाएगा। तो कम रहेगी तो रेडियस क्या होगा, चेंज हो जाएगी, आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस समझ, यानी वो मिनिस्कस की रेडियस चेंज हो जाएगी, यानी लिक्विड लास्ट टाइम तक तो पहुंचेगा, टॉप तक तो पहुंचेगा, और वहां पर वो क्या करेगा, पहले जो मिनिस्कस की लेयर बनी हुई थी उस लेयर को क्या करे, उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, बट लिक्विड बाहर नहीं आएगा। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि H और R का मल्टीप्लीकेशन क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी जितने टाइम्स आप हाइट को डिक्रीज कर लोगे उतने टाइम्स रेडियस उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन लिक्विड फॉल ओवरफ्लो नहीं होगा, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को क्या कर देगा, वायलेट कर देगा। ऐसे तो फिर क्या करते हैं, एक लिक्विड का वो अच्छा आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो ना, कि मान ले घर में भी क्या करते हैं, आप एक बकेट रख लेते, उसमें चलो भाई मैंने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, लिक्विड उससे बाहर आने लगता, मस्त फव्वारा बना देते आप तो, एकदम डेकोरेशन कर लेते। लेकिन ऐसा आप तो कर नहीं सकते, कर लेते कि नहीं कर लेते। जब भाई बाहर आ जाता तो मैं क्या करता कि भाई गिलास लेता बढ़िया सा, उसमें लिक्विड डालता, पानी डालता, और एक ट्यूब, मेरे को पता है कि ट्यूब की हाइट कितनी रहनी चाहिए, मैंने क्या करता उससे छोटी हाइट लगा देता, तो लिक्विड तो बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन आएगी क्या बाहर, कितना भी छोटा लगाओगे नो लिक्विड बाहर आएगी उससे। अगर बाहर आती तो मस्त फव्वारा बना देते हम तो, एकदम डेकोरेशन फ्री फंड में कर लेते, उतना मोटर वोटर जो लगाते हैं लोग झरना बनाने के लिए, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होगा, दैट्स व्हाई बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन रूल विल बी वायलेटेड। तो एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, यहां पे देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। Water rises to height h in capillary tube if the length of the capillary tube above the surface of water is less than h, then कौन सा आंसर सही होगा, which will be the correct option, कौन होगा भाई,
ये तो बड़ा सिंपल है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। कौन सी होगी? सर सी। सी। सी लग रहा है सर। लग रहा है नहीं बोलिए, सी ही होगा ना। लग क्यों रहा है? देखिए मैं चेक कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा वाटर डज नॉट राइज एट ऑल। वाटर राइज तो करेगा भाई, ऐसा मैं कहाँ बोलूं राइज नहीं करेगा? राइज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये तो ऑप्शन ही गलत। तो ये कह रहा वाटर राइज ही नहीं करेगा, ऐसा कहाँ हो गया? दूसरा बोल रहा वाटर राइजेस अप टू द टॉप, ये टिप नहीं है, टॉप है एक्चुअली, टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग लाइक अ फाउंटेन। ये तो मैं अभी बता दें कि भाई ये हो ही नहीं सकता, एनर्जी कंजर्वेशन रूल का हो तो तगड़ा से मतलब ये वायलेट कर देगा। तीसरा बोल रहा वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, यही बात सही है ना। चौथा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा वाटर राइजेस अप टू अ लिटिल बिलो, मतलब ये जो कैपिलरी ट्यूब है इससे थोड़ा पहले ही तक वाटर राइज होगा, नहीं, वाटर एकदम टॉप तक पहुंचेगा और वहां वो जमा होगा, क्योंकि वहां उसकी मिनिस्कस क्लियर रेडियस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि वाटर टॉप से थोड़ा पहले ही जाके स्टे करे, ऐसा थोड़ी ना। वाटर को जहां तक लेवल मिलेगा वहां तक तो जाए, हाँ ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है सी बेटा, सही है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ लवली इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू सर।